हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लगभग 6 अखबारों का निचोड़ देख लेते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद न तो आपका एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, न भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है। हाल ही में 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 3 हो गई है दोस्तों। जो पहले 5 हुआ करती थी वो 3% हो गई है। नवजात मृत्यु दर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान मृत्यु की संभावना प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर है। यानी पहले 28 दिनों में पैदा लेने वाले बच्चों की प्रति 1000 पर जो दर है उसी को नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी जो दर है वो 3 है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आपको 1000 बच्चे जो पैदा ले रहे हैं उसमें मात्र अभी 3 ही बच्चे जो है मृत्यु हो रही है उनकी, नहीं तो लगभग 997 बच्चे जी रहे हैं। यही अभी नवजात मृत्यु दर है 28 दिनों के दौरान उनकी जन्म के। ठीक है, तो नवजात मृत्यु दर प्रसव के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु है। बिहार में पिछले 1 वर्षों के दौरान नवजात मृत्यु दर में 2% की कमी आई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। बिहार में नवजात मृत्यु दर 5 से घटकर 3 हो गई है। बिहार सरकार ने बिहार के पिछड़े जिलों तथा प्रखंडों में पिछड़ापन दूर करने के लिए संपूर्णता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बिहार में कितने पिछड़े जिले हैं? तो दोस्तों, 13 पिछड़े जिले हैं बिहार में। बिहार सरकार ने बिहार के 13 पिछड़े जिलों तथा 61 पिछड़े प्रखंडों में पिछड़ापन दूर करने के लिए संपूर्णता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीति आयोग ने इन पिछड़े जिलों तथा प्रखंडों को आकांक्षी जिला तथा प्रखंड नाम दिया है। जो पिछड़े जिले हैं या पिछले प्रखंड हैं, पूरे 3 महीने तक इन आकांक्षी जिला तथा प्रखंडों में व्यापक कार्यक्रम संचालित करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है कि इन जिलों में सुधार किया जा सके। नीति आयोग जो है इसको दोस्तों, इसका नाम पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन योजना आयोग के जगह पर हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। श्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के किस जिले में 700 करोड़ के निवेश से 1500 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी? राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, बिहार में निवेश संबंधी योजनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसी कड़ी में दोस्तों देखिए, बिहार के कुछ जिलों में 5 सितारा होटल के लिए निवेश कर रही है कंपनियां, अस्पताल बनाने के लिए निवेश कर रही है कंपनियां। अभी दोस्तों जो है सारण में जो है आपको 700 करोड़ के निवेश से 1500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। बिहार में आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की 2 जुलाई 2024 को ही 56वीं बैठक में कुल 1528 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें कई बड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हो गए। सारण जिले के एकमा में 1500 बेडों का एक अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में 700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, पटना के पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाओं वाली एक कंपनी 232 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस राज्य में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर पर्यावरण इसमें पर्यटन के मामले में बात की जाए तो बिहार टूरिज्म पॉलिसी के तहत अंबुजा नियोटिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पटना में 213 करोड़ रुपए का निवेश कर एक आलीशान होटल खोलेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वैशाली जिले के चक चमेली में लॉजिस्टिक क्षेत्र में 154 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। यहाँ लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाया जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पालीगंज में 100 सीटों का एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई दी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों रेडिसन ग्रुप पटना में 5 स्टार होटल का भी निर्माण कर रहा है। 5 स्टार होटल ग्रुप ताज पटना के छज्जू बाग में बनकर तैयार भी हो गया है। खाद्य प्रसंस्करण, राइस मिल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबड़, नवीकरणीय ऊर्जा और लकड़ी उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी कुल मिलाकर 436 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। बिहार के अगर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। रेडिसन ग्रुप पटना में 5 स्टार होटल का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हर चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल रैंकिंग स्केटिंग में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 4 पदक जीते हैं। यूपी के नोएडा में आयोजित द्वितीय नेशनल रैंकिंग ओपन इनलाइन फ्री स्टाइल स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार को 4 पदक मिले हैं। 11 से 14 आयु वर्ग में अर्णव कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। 14 से 17 आयु वर्ग में सक्षम कुमार ने कांस्य पदक में नाम किया है। 9 से 11 आयु के वर्ग में आर्यनदीप और 17 वर्ष से आयु वर्ग में पीयूष दयाल को कांस्य पदक मिला है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण महानिदेशक जो है रविंद्रन शंकरन है। तो राष्ट्रीय रैंकिंग स्केटिंग में बिहार ने कुल दोस्तों 4 पदक जीता है। बिहार पंचायती राज विभाग ने पहले चरण में 275 ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन करने का निर्णय लिया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? केदार प्रसाद गुप्ता है। पटना पंचायती राज विभाग ने राज्य के ग्राम पंचायतों को डिजिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की 275 ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इन पंचायत में सरकार भवनों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने कुल 1,33,50,000 रुपये की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज किया जाएगा। इन ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर लग जाने के बाद सभी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में संरक्षित किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत की गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो सकेगी। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल किस कंपनी ने लॉन्च किया दोस्तों? तो बजाज ऑटो ने। 5 जुलाई 2024 को बजाज ऑटो ने सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है। यह बाइक सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलेगी। एक बटन दबाकर सीएनजी और पेट्रोल में स्विच किया जा सकता है। बजाज फ्रीडम 125 की शुरुआती कीमत 95,000 रुपये है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 केजी का सीएनजी टैंक दिया हुआ है। कंपनी का दावा है कि दोनों फ्यूल को मिलाकर बाइक 330 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज ऑटो ने लॉन्च कर दी है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी बने हैं दोस्तों। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बने हैं, सील नागू बने हैं। तो 2 नए चीफ जस्टिस बने कौन दोस्तों? झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू। और आप जानते हैं दोस्तों झारखंड में फिर से तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए हैं। उनको झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तीसरी बार हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। तो झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू हैं। 5 जुलाई 2024 को जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। अगर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जाए तो के विनोद चंद्रन है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा करेंगे। 4 जुलाई 2024 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा कर दी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अनुरानी भी पेरिस में जेवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला एथलीट शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेंद्र के ओझा को। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेंद्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का भी प्रभार संभालेंगे।
भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीपीसीएल के साथ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर ग्रुप में समझौता किया है। आईओए की अध्यक्षता पीटी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए बीपीसीएल को धन्यवाद दिया है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो एलआईसी ने दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में इन नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए एलआईसी ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में एलआईसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती हैं। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने दोस्तों। सर कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने हाल ही में संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। सर कीर स्टारमर ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्थान लिया, जिनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स 650 सीटों वाला लोकप्रिय निर्वाचित सदन है। नए हाउस ऑफ कॉमन्स के गठन के लिए यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई 2024 को चुनाव हुआ था। लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर परिणाम घोषित होना बाकी है। पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 119 सीटें मिली। 5 जुलाई 2024 को बकिंघम पैलेस में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट किंग चार्ल्स III ने सर कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सर कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के 98वें प्रधानमंत्री हैं। बकिंघम पैलेस यूनाइटेड किंगडम के सम्राट का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। कीर स्टारमर ने अपने कैबिनेट का गठन कर लिया है। उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रेचल रीच को वित्त मंत्री बनाया है। वह इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। रीच 45 साल के उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से अपना करियर शुरू किया था। इसके अलावा एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, जो है यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, जबकि उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर बनी हैं। डुरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 से शुरू होगा। 133वें डुरंड कप के मैच कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, कोलकाता में होगा, कोकड़ाझार आसाम में होगा, जमशेदपुर झारखंड में होगा और शिलांग मेघालय में। डुरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा। एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कोलकाता पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रिंगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में 31 अगस्त 2024 को खेला जाएगा। डुरंड कप की शुरुआत भारत में तैनात ब्रिटिश सशस्त्र बलों द्वारा की गई थी। पहला डुरंड कप 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। वर्तमान में डुरंड कप का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 133वें डुरंड कप के मैच कोलकाता, कोकड़ाझार आसाम, जमशेदपुर झारखंड, शिलांग मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। पहली बार जमशेदपुर डुरंड कप मैचों की मेजबानी करेगा। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में दोस्तों। भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 3 और 4 जुलाई 2024 को आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन में 2000 से अधिक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सकों, उद्योग और स्टार्टअप और शिक्षाविदों ने भाग लिया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के साथ भारत ने 3 जुलाई 2024 को हाइब्रिड मोड में 6ठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी मंत्रिपरिषद की बैठक का भी आयोजन किया। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान कंप्यूटर क्षमता, मूलभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में एआई विकास को आगे बढ़ाने पर था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों, देश की जानी मानी फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया है, जो एक बोर्ड द्वारा संचालित वित्तीय संस्थान में तब्दील हो गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने खुद को सम्मान कैपिटल लिमिटेड के रूप में पुनः ब्रांडिंग करते हुए एक बदलाव किया है। कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार शामिल हैं, जिसमें आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने 2020 में स्वतंत्र अध्यक्ष की भूमिका संभाली है।
5 से 11 जुलाई 2024 तक दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति किस राज्य में स्थापित स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा में दोस्तों दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा और शिल्प कौशल का जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के MSJNE राज्य मंत्री श्री BL वर्मा करेंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा सहित 6 राज्यों के दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले प्रमुख गैर सरकारी संगठन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति दिव्यांगजन रोजगार मेले के साथ साथ एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दिव्यांगजनों को सम्मान करता और उन्हें सशक्त बनाता है। भारत के किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता अध्ययन में MA कार्यक्रम शुरू किया है? MA का पाठ्यक्रम तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दोस्तों गीता अध्ययन में MA कार्यक्रम शुरू किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भगवत गीता अध्ययन में एक नया MA कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह पाठ्यक्रम जुलाई 2024 में शुरू होगा। इसे ओपन एंड डिजिटल लर्निंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक घटना में राष्ट्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा, जिसमें वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में 195 देशों से 2500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह प्रतिभागी विविध पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो P गीता को। नारीवादी साहित्य और अध्ययन को एक महत्वपूर्ण मान्यता देते हुए लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकारिता P गीता को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। विंग्स महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से विकास केरल द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान की मान्यता में एक महत्वपूर्ण क्षण है। P गीता की अभूतपूर्व कृति आन थाचुकल पुरुष रचनाएं, जो MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं का विश्लेषण है, ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाया है। पुस्तक साहित्य में लैंगिक प्रतिनिधित्व की आलोचनात्मक जांच का उदाहरण है, एक ऐसा विषय जो पुरस्कार के नाम स्रोत के सरस्वती अम्मा के साथ गहराई से जुड़ता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार P गीता को दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने। वित्त वर्ष 2024 में FDI प्रवाह के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष नंबर पर है। उसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक, दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात ने $7.3 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। गुजरात ने पिछले साल की तुलना $2.6 बिलियन अधिक FDI हासिल किया, जो कि देश में सबसे अधिक है। लगभग 55% की अधिक प्रभाव प्राप्त हुआ है एक सालों में गुजरात को। तो दोस्तों यह रहा आपका 6 जुलाई 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।